हेलो। आज हम पढ़ेंगे 12वीं की अर्थशास्त्र। इसके पहले के सेशन में हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार में सबसे पहले हमने पढ़े थे तीन प्रकार कौन से थे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसमें से हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जान लिया था। अब हम इसी सेशन में दूसरे सेशन में चलेंगे तो हम पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सर्वप्रथम इसका प्रयोग रूस की क्रांति जो 1917 के बाद हुई थी उस अर्थव्यवस्था में इसको अपनाया गया था। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का समाजीकरण कर दिया गया था, आय का समान वितरण, व्यक्तियों की सीमा तक आधारभूत स्वतंत्रताएं पाई गई। माने पूरा समाज पर आधारित अर्थव्यवस्था को कर दिया गया था। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का स्वामित्व रहता है और सरकार का नियंत्रण रहता है। इसको और अच्छे से जानने के लिए हम इसकी कुछ थोड़ी सी विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहली विशेषता इसमें यह है कि इसमें उत्पादन के साधन पर केवल समाज का स्वामित्व होता है और किसी का नहीं, पूंजीवादियों का कोई महत्व नहीं है। दूसरा है, उत्पादन के सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सरकार द्वारा। तीसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि सरकारी नियंत्रण होने के कारण इसमें प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। अब इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मूल रूप से भारत जैसे अन्य विकासशील देशों में अपनाई गई। यह है बीच का रास्ता, माने समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के दोष दूर करने के लिए तीसरी अर्थव्यवस्था माने बीच का रास्ता मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया गया। माने मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था भी शामिल है और पूंजीवाद भी शामिल है। माने जो विशेषता पूंजीवाद की अच्छी है उसको ले लिया गया है, जो समाजवाद की अच्छी है उसको ले लिया गया है। बाकी जो पूंजीवाद में दोष पाए जाते थे और जो समाजवाद में दोष सामने आए उनको क्या किया है? दूर करने का इस अर्थव्यवस्था में प्रयत्न किया गया है। अब इसकी मूलभूत विशेषताएं अपन देखें तो सबसे पहली विशेषता है कि इसमें निजीपन भी होता है, माने निजी स्वामित्व भी पाया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा, साथ साथ दोनों होंगे। माने कुछ सरकार से चलने वाले कार्य किए जाएंगे जिसमें सरकार का नियंत्रण रहता है और कुछ पूंजीवादियों के नियंत्रण में चलेगा। दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है, लेकिन जितनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती थी उतनी नहीं, पर बहुत हद तक इसमें आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। नंबर तीसरी व्यवस्था देखें तो इसमें आर्थिक नियोजन को अपनाया गया है। इस तरह हमारी तीनों अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, इनको हमने पढ़ा। अब अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना था वह था अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था चाहे वह विकसित हो, विकासशील हो, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या मिश्रित, उनके सामने कुछ समस्याएं हैं जो हमेशा ही बनी रहती हैं। तो सबसे पहली समस्या ये है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। भाई हम ऐसी किन वस्तुओं को बनाएं जिनका उत्पादन करें कि जो मूल रूप से समाज को आवश्यक हो, उन वस्तुओं की मात्राओं का उत्पादन समाज को अधिकतम संतुष्ट कर सके। तो सबसे मूलभूत समस्या क्या हो गई कि किन वस्तुओं को हम उत्पादन करें, है ना। वह वस्तु कितनी मात्रा में उत्पादन करे, ये दूसरी समस्या हो गई। उसी के अंतर्गत दूसरी अगर समस्या देंगे तो उत्पादन का ढंग क्या हो। ठीक है, उत्पादन का ढंग माने किस तरीके से उसको बनाया जाए ताकि क्या हो? कम लागत हो, माने साधनों का अधिकतम प्रयोग हो सके और साथ साथ जो वस्तु है उसको बनाने में कम व्यय हो, कम लागत लगे, है ना। तो यह समस्या भी दूसरी मूलभूत समस्या है। तीसरी समस्या जो अर्थव्यवस्था के सामने आती है वह है कि उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए, माने कौन से लोगों के लिए उत्पादन किया जाए किसी भी वस्तु का कि उसका वितरण समान रूप से हो सके, माने उसके वितरण में कोई भी समस्या ना हो। तो इस प्रकार से ये तीसरी समस्या हुई कि किन लोगों के लिए उत्पादन किया जाए। और इसी के अंतर्गत चौथी समस्या जो आएगी वह आएगी कि साधनों का उपयोग और उत्पादन दोनों में कुशल हो, माने दोनों कुशलता से प्राप्त हो सके।
संसाधनों का पूर्ण उपयोग तो हो, लेकिन साथ साथ में कुशलतम उपयोग हो। पूर्ण उपयोग माने उसका उपयोग पूरे रूप से होना, और कुशलतम उपयोग माने सार्थक रूप से उपयोग हो सके। इस प्रकार ये सेशन हमारा आज समाप्त हुआ। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या और अवसर लागत।